एपिसोड 17 में मैंने देखा था एल्डर लिंग ली को एक काम देते हैं। विली स्नोइंग पीक मिस्ट्री इलम में जाता है जहां उसकी मुलाकात 3 बूढ़े भूतों से होती है। वो तीनों भूत ली को स्टार स्काई कॉन्टिनेंट के इतिहास के बारे में बताते हैं और वो ली को ये भी बताते हैं कि जल्दी स्टार स्काई कॉन्टिनेंट पे वाइल्ड बिस्टों का हमला होने वाला है। फिनली कैप्टन सिटी में आ जाता है जहां उसकी मुलाकात मिस टैंग से होती है। ली मिस टैंग को लू फेंग से बचाता है और वो लू फेंग से अपना बदला भी लेता है और इसी दौरान ली की मुलाकात एक मिंग नाम के बंदे से होती है। फिर ली टैंग यू के डैड की जान बचाता है। फिर टैंग यू के डैड ली को एक टोकन देते हैं जिसकी मदद से वो दोनों किंगडम में कहीं भी फ्री में जा सकता है। फिर ली और मिंग मजे करने के लिए कोठे पे आ जाते हैं। उस कोठे पे ली की नजर डीमन क्लैन लीडर हैंगशॉ पे पड़ती है और वो उसके साथ मिलने की बात करता है। ली की बात सुनकर वहीं पे बैठे एक बंदे जो कि हेवनली किंगडम के जनरल का बेटा होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो ली पे हमला कर देता है, लेकिन ली उसे जान से मार देता है। अब आगे श्याओ को मरा हुआ देखकर वहाँ पे खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो मर गई। मास्टर श्याओ मर गए इस लड़के ने उन्हें जान से मार दिया। और श्याओ को मरा हुआ देखकर कोठे की ओनर रोते हुए कहती है ये क्या होगा, ये मास्टर श्याओ मर गए, लगता है कि अब मैं इस कैपिटल सिटी में और नहीं रह पाऊंगी। फिर हमें ली को दिखाया जाता है, इसके पास मिंग आकर कहता है ब्रदर ली क्विन क्या आप ठीक है? मुझे ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा है कि आप बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर ली कहता है ये मेरी गलती थी कि मैंने इसको काफी हल्के में लिया था। अगर मैंने शुरू में इसे सीरियसली लिया होता तो ये सब होता ही नहीं और मैंने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ये सच में मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा। लेकिन जो भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये कहीं का यंग मास्टर हो चाहे किसी एम्परर का बेटा, लेकिन जो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। और यंग मास्टर श्याओ को मारा हुआ देखकर कोठे के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सारे वहाँ से डर के भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं बुरा हुआ यंग मास्टर श्याओ मारे गए, इस लड़के ने उन्हें जान से मार दिया, कोई गार्ड्स को बुलाओ। उन लोगों को वहाँ से भागते हुए देख कर मिंग कहता है जरा इन बेकार इंसानों को तो देखो, जब यंग मास्टर श्याओ हम पर हमला कर रहे थे और हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे तब तो इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब यंग मास्टर श्याओ खुद ही जान से मारे गए हैं तो ये सारे लोग यहाँ से डर के भाग रहे हैं जिससे कि ये सारे बच सकें। लेकिन तभी अचानक से जितने भी लोग भाग रहे होते हैं वो सारे के सारे अपनी जगह पे रुक जाते हैं, यहाँ तक कि मिंग भी अपनी जगह पे रुक जाता है। ये देख कर ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ली की नजर एक लड़की पे पड़ती है जो ली के पास ही आ रही होती है। वो ली को देख कर कहती है ली क्विनिंग बहुत बढ़िया, तुम्हें कैपिटल सिटी में आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने पूरी कैपिटल सिटी को उलट पलट के रख दिया। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो आयशा होती है। आयशा ली के पास आकर उससे कहती है ली क्विनिंग मेरा शुक्र मनाओ कि मैंने इन सारे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लिया। अगर मैंने इन लोगों के माइंड को कंट्रोल नहीं किया होता तो तुम दोनों 15 मिनट के बाद जेल के अंदर नजर आते। आयशा को देखकर ली कहता है आयशा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो डीमन क्लैन के अंदर होना चाहिए ना, और आखिर तुम इस कोठे पे क्या कर रही हो? ये सुनकर हैंगशा कहती यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम तो हेवन स्टार सेक्ट के रिस्पेक्टेड डिसाइपल हो, फिर आखिर तुम्हारे जैसा रिस्पेक्टेड डिसाइपल कैपिटल सिटी के अंदर बने हुए कोठे में क्या कर रहा है? ये सुनकर ली चुप हो जाता है। फिर ली आगे आयशा से कहता है असल में मैं कैपिटल सिटी में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने सीनियर ब्रदर यूनतियान और ग्रैंड मास्टर को ढूंढ सकूं। जब से गोस्ट किलर्स ने हमारे हेवन स्टार सेक्ट पर हमला किया है तब से सीनियर ब्रदर यूनतियान और ग्रैंड मास्टर गायब हैं, इसीलिए मुझे ये ऑर्डर दिए गए थे कि मुझे कैपिटल सिटी में आकर सीनियर ब्रदर यूनतियान और ग्रैंड मास्टर का पता लगाना है। ये सुनकर आयशा हैरानी से कहती है क्या कहा, गोस्ट किलर्स के हमले के बाद से तुम्हारे ग्रैंड मास्टर गायब है? फिर हैंगशा तुरंत ली का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाते हुए कहती है ये जगह बात करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, हमें कहीं और चल के बात करनी चाहिए। ये सुनकर ली कहता है आयशा 1 मिनट रुको, मैं ब्रदर सीकों को यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता हूँ वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। ली मिंग का हाथ पकड़ता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। फिर सी शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें होटल को दिखाया जाता है इसके अंदर वो तीनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। फिर आयशा ली से कहती है अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, मैंने उन सारे लोगों की मेमोरी को इरेज कर दिया था। उन लोगों को ये तो याद रहेगा कि यंग मास्टर श्याओ को किसी ने जान से मारा था, लेकिन उन लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि उसे किसने जान से मारा था, क्योंकि मैंने उन लोगों के माइंड से तुम दोनों की मेमोरी को बिल्कुल इरेज कर दिया है। और क्या तुम्हें पता है कि आज जिसे तुमने जान से मारा है वो किसका बेटा है? वो हेवनली यंग किंगडम के जनरल का बेटा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वो हेवनली यंग किंगडम के एम्परर के बाद पावर के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। तुम्हें पता भी है तुमने कितने पावरफुल इंसान से पंगा ले लिया, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर ली खाना खाते हुए कहता है पहले वही था जो मेरे पास लड़ने के लिए आया था, ना कि मैं उसके पास लड़ने के लिए गया था। मुझे लगता है उसकी मरने की इच्छा हो रही थी इसलिए उसने आकर मुझसे पंगा लिया। और वैसे भी मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि अगर कोई भी मुझे मारने की कोशिश करता है तो मुझे उस पर रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी उसे जान से मार देना चाहिए। ये सुनकर हैंगशा अपने मन में हंसते हुए कहती है ली क्विंग तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हो। फिर हैंगशा आगे ली से कहती है सच कहूँ तो मैं और मेरे साथी काफी लंबे समय से कैपिटल सिटी के अंदर अपना भेष बदल के घूम रहे ताकि हम लोग मून एंगशु और गोस्ट किलर्स के बारे में कुछ पता कर सकें, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम भी कैपिटल सिटी में आ जाओगे और तुम मेरा भांडा फोड़ दोगे। ये सुनकर ली कहता है क्या कहा मून एंगशु, लेकिन मून एंगशु तो तुम लोगों के साथ डीमन क्लैन में वापस लौट गई थी ना।
ये सुनकर हैंगशा कहती है असल में जब हम लोग डीमन क्लैन के लिए वापस जा रहे थे तो रास्ते में काफी सारे काले कपड़े वाले घोस्ट किलर्स ने हम पर हमला कर दिया था और वो अपने साथ मून एक्सू को भी किडनैप करके ले गए और तो और उन लोगों ने सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल के आधे टुकड़े को भी चुरा लिया। ये सुनकर ली हैरानी से कहता है क्या वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे जो वो अपने साथ मून एक्सू और सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल के आधे टुकड़े को चुरा के ले गई, और क्या तुम लोगों के ड्रैगन्स भी उन्हें हरा नहीं पाए, क्या उन लोगों ने तुम्हारे ड्रैगन्स को भी हरा दिया? ये सुनकर हैंगशा कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे और मेरे क्लैन के लोगों को उनकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उन लोगों ने मेरे क्लैन के काफी सारे लोगों को घायल भी कर दिया। और जब हम लोगों ने सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया तब हम लोगों ने अपने घाव को ठीक किया और हम लोग कैपिटल सिटी में आ गए ताकि हम लोग घोस्ट किलर्स के बारे में कुछ पता कर सकें। ये सुनकर ली कहता है तो अब तक तुम लोगों को घोस्ट किलर्स के बारे में क्या पता चला? और सच कहूँ तो मैं भी माउंटेन से नीचे घोस्ट किलर्स के बारे में ही पता करने के लिए आया था और मुझे सीने बदर यूनतियान के बारे में भी पता करना था। ये सुनकर हैंगशा कहती है हमें घोस्ट किलर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा चालाक है, उन लोगों ने अपने पीछे छोड़े गए सारे सबूतों को मिटा दिया। लेकिन हमें इतना पता चला है कि घोस्ट किलर्स का जो लीडर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो एक सुप्रीमली पावर हाउस है। और हमें ये भी पता चला है कि घोस्ट किलर्स का जो लीडर है उसके हेवन स्टार सेक्ट और डीमन क्लैन के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। ये सुनकर ली कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सीने बदर यूनतियान और ग्रैंड मास्टर गायब कैसे हो गई, क्या वो लोग भी घोस्ट किलर्स के साथ मिले हुए हैं? फिर हैंगशा को अचानक से कुछ अजीब महसूस होता है और उसके पास जो सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल का आधा टुकड़ा रखा होता है वो अचानक से बाहर आ जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलने लगती है। ये देखकर ली चिल्लाते हुए कहता है डीमन क्लैन की लीडर हैंगशा आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या आप ठीक हैं? ये सुनकर डीमन क्लैन की लीडर हैंगशा कहती है मैं समझ गई कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगता है सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल के दूसरे टुकड़े का कोई इस्तेमाल कर रहा है इसीलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि भले सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल दो हिस्सों में टूट गया है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं और जैसे ही कोई एक टुकड़े का इस्तेमाल करेगा तो उसका असर दूसरे टुकड़े पर भी पड़ेगा। और मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल का दूसरा टुकड़ा मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, उसकी लोकेशन तकरीबन यहाँ से 500 मील नॉर्थ ईस्ट की साइड है। फिर हमें मिंग को दिखाते हैं जो अचानक से हैंगशा के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और वो कंट्रोल से बाहर आते ही कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, आखिर ये कौन सी जगह है? हम लोग तो कोठे में थे ना, और श्याओ कहाँ पर गया? और आखिर ये खूबसूरत सी औरत कौन है जो हमारे सामने बैठी है? फिल्ली अपनी जगह से खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं वहाँ पर जाऊँगा, मुझे लगता है कि मेरे सीने बदर यूनचान के बारे में मुझे वहाँ से जरूर कुछ पता चलेगा इसलिए मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। ये सुनकर हैंगशा कहती है मास्टर ली जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल को सेफ रखना है, लेकिन अगर आपको मून एक्सू के बारे में कुछ भी पता चले तो वापस आके मुझे जरूर बताना क्योंकि मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। हम दोनों बचपन से एक साथ ही रहे और एक साथ ही बड़े हुए इसलिए मैं उसे अपनी बहन की तरह मानती हूँ। और प्लीज़ अगर तुम्हें सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल के दूसरे टुकड़े के बारे में भी कुछ पता चले तो जरूर मुझे आके बताना। ये सुनकर ली वहाँ से जाते हुए कहता है डीमन क्लैन की लीडर हैंगशा आपने मेरी दो बार जान बचाई, अगर आप कह रही हैं तो मैं इस काम में अपना बेस्ट दूंगा। फिर ली वहाँ से नॉर्थ ईस्ट की साइड चला जाता है जहाँ से सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल के दूसरे टुकड़े का ऑरा महसूस हो रहा होता है और ली बिल्कुल फ्लैश की स्पीड से जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है लंगड़े दादाजी ने मुझे स्पीड के बारे में जो सिखाया था उसमें फिर से इम्प्रूवमेंट हुई है और मुझे लगता है कि मैं बस कुछ ही समय में 500 मील का सफ़र तय कर लूँगा। और हमें मिंग को दिखाया जाता है जो ली के पीछे भाग रहा होता है और वो भागते हुए कहता है ब्रदर ली जरा एक मिनट रुकिए, इतना तेज़ मत भागिए, मैं इतनी तेज़ नहीं भाग सकता हूँ। भले ही मेरे पास ऐसे जूते हैं जिनकी मदद से मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन मैं अपने इन जूतों की मदद से भी आपकी स्पीड की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। और कम से कम ये तो बता दीजिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। पिल्ली भागते भागते उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल के दूसरे टुकड़े का ऑरा महसूस हो रहा होता है और उस जगह को देखकर ली कहता है आखिरकार मैं यहाँ पे पहुंच गया और ये तो सीने बदर यूनतियान है। फिर हमें यूनतियान को दिखाया जाता है जिसे हेवन स्टार सेक्ट के काफ़ी सारे डिसेपल ने घेर लिया होता है और उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा घायल भी कर दिया होता है। फिर हेवन स्टार सेक्ट का डिसेपल यूनतियान से कहता है यूनतियान तुम हमारे हेवन स्टार सेक्ट के गद्दार हो, तुमने हमारे हेवन स्टार सेक्ट को धोखा दिया है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अगर तुम अभी सरेंडर कर देते हो तो तुम्हें कम सजा मिलेगी। दूसरा डिसाइपल बोलता है और जरा हमें इस बारे में बताओ कि ग्रैंड मास्टर कहाँ है, तुमने उनके साथ क्या किया, अगर तुमने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन लोगों की बातें सुनकर यूनतियान कहता है मैंने तुम लोगों से कहा ना मैं माउंटेन से नीचे से ले आया था ताकि मैं ग्रैंड मास्टर को ढूंढ सकूं, तुम लोग आखिर मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर उन डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल हंसते हुए कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम माउंटेन से नीचे क्यों आए थे, हमें तो बस तुम्हें जान से मारना है। ये सुनकर यूनतियान कहता है तुम लोग तो मुझे फालतू के रीजन दे रहे हो ताकि तुम लोग मुझे जान से मार सको, तुम लोग तो मुझे आए हो जान से मारने के लिए।
ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है तुम इसके लिए हमें ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। कोई है जो चाहता है कि तुम्हें मार दिया जाए। और वो सारे डिसाइपल्स यूनतियान पे हमला कर देते हैं। उन सारे डिसाइपल्स को यूनतियान पे हमला करते हुए देख कर ली अपने मन में कहता है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा एल्डन लिंग ने मुझसे कहा था। ये बिना किसी रीजन की सीने बदर यूनतियान को जान से मारना चाहते हैं। फिर मिंग ली से कहता है ब्रदर ली आखिर ये लोग कौन है? इन लोगों ने तो आपकी तरह ही हेवन स्टार सेक्ट के कपड़े पहन रखे हैं। क्या ये लोग भी हेवन स्टार सेक्ट के डिसाइपल हैं? और आखिर ये क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे मिलकर एक डिसाइपल पे हमला कर रहे हैं। ये तो कितनी ज्यादा शर्म की बात है। ये सुनकर ली कहता है ब्रदर सीकोंग मुझे आपकी मदद चाहिए ब्रदर यूनतियान को बचाने के लिए, क्योंकि मैं भी हेवन स्टार सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ, इसलिए मैं इन डिसाइपल से लड़ नहीं सकता हूँ, वरना मुझे भी गद्दार कहा जाएगा। इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए ब्रदर सीकोंग सीनियर ब्रदर यूनतियान को बचाने के लिए। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप सामने तो जाके लड़िए और मैं छुपकर आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर यूनतियान अपने इनर डोमेन के अंदर से एक हैमर जैसे वेपन को निकालता है और उन सारे डिसाइपल्स पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उन सबसे कहता है मैं एक होनेस्ट और ईमानदार इंसान हूँ और आज मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाए गए हैमर का स्वाद चखाऊंगा। और मिंग अपना हैमर ले जाके उन डिसाइपल्स के सामने पटक देता है। मिंग को देखकर वो सारे डिसाइपल्स चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेवन स्टार सेक्ट के मामले में दखल देने की? तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना इसके साथ हम तुझे भी जान से मार देंगे। ये सुनकर मिंग अपनी हैमर को उठाता है और उन सारे डिसाइपल्स पे हमला करते हुए कहता है मैं हूँ हेवन स्टार सेक्ट का डैडी सीकोंग मिंग। मिंग की बात सुनकर उन सारे डिसाइपल्स को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट की बेइज्जती करने की? अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और वो सारे डिसाइपल्स भी मिंग पर हमला कर देते हैं। और ये सब देख कर ली कहता है हेवन स्टार सेक्ट का डिसाइपल तो मैं भी हूँ, इसका मतलब इसने मेरे सेक्ट की भी बेइज्जती कर दी। फिर ली अपने हाथ में एनर्जी करेक्टिंग अरे की मदद से काफी सारी स्टार पावर को इकट्ठा करता है और अपने मन में कहता है क्योंकि मैं भी हेवन स्टार सेक्ट का डिसाइपल हूँ, इसलिए मैं इन डिसाइपल्स को चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ और ना मैं इन्हें अपनी असली आइडेंटिटी दिखा सकता हूँ। और मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा जिससे इन डिसाइपल्स को कम चोट लगे और ये डर के मारे यहाँ से भाग जाएं। फिर मैं मिंग को दिखाया जाता है जो अपने हैमर की मदद से उन डिसाइपल्स से लड़ रहा होता है। फिर ली ने जो स्टार पावर अपने हाथ में इकट्ठा की होती है ली उस सारी स्टार पावर को मिंग की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे मिंग की पावर एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने हैमर को जमीन पे काफी ज्यादा पावर के साथ मारता है, जिससे काफी सारी शॉक वेव निकलती हैं और वो सारे डिसाइपल्स उन शॉक वेव से टकरा कर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। फिर वो सारे डिसाइपल्स खड़े होते हुए कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसने अकेले ही हम तीनों को कैसे हरा दिया? क्या ये भी घोस्ट क्लस का ही कोई मेंबर है? दूसरा बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है, ये एक मार्शल आर्ट लेवल का कल्टीवेटर है, फिर आखिर इसने हम तीनों को कैसे हरा दिया? एक मार्शल आर्ट लेवल का कल्टीवेटर तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। तीसरा बोलता है मुझे लगता है कि हम तीनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अभी हमें पीछे हट जाना चाहिए, हम बाद में आकर इसे देख लेंगे। उन लोगों की बातें सुनकर मिंग हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, आप जल्दी मेरी नजरों से दूर हो जाओ वरना मेरा अगला हमला तुम्हारे सिर पे होगा और मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगा। ये सुनकर उन डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हमारे सेक्ट के गद्दार को बचाने की? मैं तेरा नाम याद रखूंगा सीकोंग मिंग। और वो सारे डिसाइपल्स वहां से जाते हुए कहते हैं तू बस यहाँ पर हमारा इंतजार कर, हम अभी वापस आते हैं। और वो सारे डिसाइपल्स वहाँ से चले जाते हैं। उन सारे डिसाइपल्स के वहाँ से जाने के बाद यूनतियान मिंग से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए मास्टर सीकोंग। ये सुनकर मिंग कहता है यू आर वेलकम, वैसे भी ये मेरा काम है कि मैं इंसाफ के लिए लड़ूं और तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें बचाया, वो कोई और इसने तुम्हें बचाया, इसलिए तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और वो है तुम्हारा जूनियर ब्रदर। फिर ली झाड़ियों के पीछे से बाहर आता है। ली को देखकर यूनतियान चिल्लाते हुए कहता है ली कोई नहीं, ये तो तुम हो। फिर यूनतियान आगे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी भी बचाना चाहोगे, क्योंकि मुझे तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, वैसे मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर ली कहता है सीनियर ब्रदर यूनतियान मुझे मास्टर ने यहाँ भेजा है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और मास्टर ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मैं आपको सही सलामत टर्निंग क्लाउड होल के अंदर वापस लेकर आऊं। ये सुनकर यूनतियान कहता है मास्टर को हमेशा से मुझ पे भरोसा था, लेकिन मैंने मास्टर का भरोसा तोड़ दिया, मैं एक बुरा डिसाइपल हूँ। लेकिन ली कोई नहीं, मैं अभी सेक्ट में वापस नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी भी ग्रैंड मास्टर को ढूंढना है। मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मुझे सारी चीजों की जांच करनी है और मुझे तह तक पहुंचना है, क्योंकि ये मामला हमारे हेवन स्टार सेक्ट के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर ली कहता है सीनियर ब्रदर यूनतियान आखिर उस दिन हुआ क्या था जब घोस्ट क्लस ने हमारे हेवन स्टार सेक्ट पर हमला किया था? मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए। ये सुनकर यूनतियान ली को उस दिन के बारे में बताते हुए कहता है उस दिन जब हमारे सेक्ट में हमला हुआ था तब मैंने ध्यान दिया कि ग्रैंड मास्टर अपनी जगह पे नहीं है, इसलिए मैं ग्रैंड मास्टर को ढूंढने के लिए पूरे सेक्ट में घूमने लगा ताकि मैं ग्रैंड मास्टर से ये कह सकूं कि वो हमें लीड करे, जिससे कि हम दुश्मनों से अच्छी तरह से लड़ पाएं।
और मैं ग्रैंड मास्टर को ढूंढते ढूंढते सेक्ट के अंदर बनी फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर चला गया था, जहाँ पर मुझे ग्रैंड मास्टर मिल भी गए थे। फिर हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब यूनतियान ग्रैंड मास्टर को ढूंढते हुए सेक्ट के अंदर बनी फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर आ गया था और वहाँ पर उसे ग्रैंड मास्टर मिल भी गए थे। फिर हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो यूनतियान को देख कर कहते हैं, यूनतियान आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे इस जगह पे आने की, क्या तुम्हें पता नहीं कि फॉरबिडन लाइब्रेरी है जहाँ पर किसी भी डिसाइपल का आना मना है। ये सुनकर यूनतियान कहता है, मास्टर हमारे सेक्ट पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, इसलिए मुझे आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको देखने के चले आया कि आप ठीक हैं या नहीं। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हैं और अपने हाथ में एक अटैक बनाते हुए कहते हैं, यूनतियान मुझे लगता है कि तुम दुश्मनों के साथ मिले हुए हो, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे पीछे छुपकर आए ताकि तुम मुझ पर छुपकर हमला कर सको और मुझे जान से मार सको। ग्रैंड मास्टर को हमला करने के लिए तैयार होते हुए देखकर यूनतियान उनसे चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आप पर यहाँ हमला करने के लिए नहीं आया था, मुझे आपकी चिंता हो रही थी इसलिए मैं आपको यहाँ देखने के लिए चला आया। लेकिन ग्रैंड मास्टर यूनतियान की बात नहीं सुनते हैं और वो यूनतियान पे हमला कर देते हैं और ग्रैंड मास्टर का हमला सीधा जाकर यूनतियान की छाती से टकराता है, जिससे यूनतियान घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और यूनतियान पे हमला करने के बाद ग्रैंड मास्टर तुरंत लाइब्रेरी से भाग जाते हैं। फिर यूनतियान भी लाइब्रेरी से बाहर आता है। फिर यूनतियान आ जाता है और ग्रैंड मास्टर मुझ पे हमला करने के बाद लाइब्रेरी से तुरंत भाग गए थे। और जब मैं लाइब्रेरी से बाहर आया तो मैंने देखा कि ग्रैंड मास्टर आसपास कहीं भी नहीं थे। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। ये सुनकर ली हैरानी से कहता है, तो सीनियर ब्रदर यूनतियान आपके कहने का मतलब है कि ग्रैंड मास्टर को किसी ने किडनैप नहीं किया बल्कि वो अपनी मर्जी से गायब हुए हैं। ये सुनकर यूनतियान कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ली, क्योंकि ग्रैंड मास्टर को किसी ने किडनैप नहीं किया बल्कि वो अपनी मर्जी से ही गायब हुए हैं। और मैं ग्रैंड मास्टर का पीछे इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर के हमले के कारण काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। फिर तभी मेरी नज़र स्टारबोर्ड रिकॉर्ड पे पड़ती है और मैं अपने आप को ठीक करने के लिए स्टारबोर्ड रिकॉर्ड के अंदर लिखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। और स्टारबोर्ड रिकॉर्ड के अंदर लिखी हुई टेक्निक की मदद से मैं अपने आप को काफ़ी आसानी से हील कर लेता हूँ। और स्टारबोर्ड रिकॉर्ड की मदद से मैं अपने आप को हील ही नहीं करता हूँ बल्कि मेरी स्टार पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरी स्टार पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं स्टार स्टेज के लेवल 6 से सीधा स्टार स्टेज के लेवल 10 पे पहुँच जाता हूँ। और क्योंकि मेरे पास वुड एलिमेंट की मस्त सोल है और मैं एक वुड एलिमेंट का कल्टीवेटर हूँ, इसलिए मुझे एक कमाल की एबिलिटी भी मिलती है जिसकी मदद से मैं आसपास के पेड़ पौधों की स्टार पावर को महसूस कर सकता हूँ। और जब मुझे ये कमाल की नई स्किल मिली तो मैंने इस नई स्किल का इस्तेमाल किया और जैसे तैसे करके ग्रैंड मास्टर का पता लगाया। और अभी ये घंटे पहले ही मैं इस जगह पे आया था और जब मैं इस जगह पे आया तो मैं अपने सामने का नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। मैंने यहाँ पे आने के बाद देखा कि ग्रैंड मास्टर उन्हीं काले कपड़े वाले लोगों के साथ खड़े थे जिन्होंने हमारे 7 स्टार सेक्ट पर हमला किया था। और उन लोगों के पास एक रेड स्टार स्टोन भी था जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। ये सुनकर ली कहता है, सीनियर ब्रदर यूनतियान आप जिन काले कपड़े वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे 7 स्टार सेक्ट पर हमला किया था, वो असल में किलर घोस्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और आपने उन लोगों के हाथ में जो रेड स्टार स्टोन देखा था वो असल में सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल है जिसकी मदद से वर्ल्ड बीस्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सुनकर यूनतियान उन लोगों को आगे बताते हुए कहता है, और जब मैं ग्रैंड मास्टर और उन लोगों को छुपकर देख रहा था तभी वहाँ पर अचानक से 7 स्टार सेक्ट के वही डिसाइपल आ गए थे जिन्हें मुझे 7 स्टार सेक्ट की तरफ से पकड़ने के लिए भेजा गया था। इसीलिए मैं ग्रैंड मास्टर के अलावा बाकी लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया और वो लोग पकड़े जाने के डर से वहाँ से तुरंत ही भाग गए थे। और उसके बाद मुझे 7 स्टार सेक्ट के उन्हीं डिसाइपल्स ने पकड़ लिया था और उसके बाद क्या हुआ था वो तो तुम सब जानते ही हो। फिल्ली उन लोगों से कहता है, हम लोगों के पास अब तक जितनी भी जानकारी इकट्ठा हुई है उस सारी जानकारी को एनालाइज करने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि घोस्ट किलर्स जरूर किसी बड़े प्लान पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर भी उन लोगों का इस प्लान में साथ दे रहे हैं। ये सुनकर यूनतियान कहता है, सीनियर ब्रदर ली क्यों, क्या तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है? क्या तुम्हें मेरी बातों पे बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? ये सुनकर ली कहता है, बिल्कुल आपकी बातों पे भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और तो अपने स्टार रिकॉर्ड का भी इस्तेमाल किया जो कि हमारे सेक्ट के रूल के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मुझे आप पे भरोसा है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वुड एम्परर का डिसेंडेंट एक बुरा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनकर यूनतियान कहता है, जूनियर ब्रदर ली क्विंग, इसका मतलब है कि मास्टर ने आपको मेरे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया है। फिर यूनतियान ली को स्टार बोर्ड रिकॉर्ड देते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर ली क्विंग, मुझ पे भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये हादसा मेरे डैड और मेरी फैमिली के बाकी मेंबर के गायब होने से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और इसीलिए मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना है। इसलिए प्लीज़ क्या मेरी तरफ से आप मास्टर को ये स्टार बोर्ड रिकॉर्ड वापस कर देंगे जूनियर ब्रदर ली क्विंग? और मास्टर से मेरी तरफ से कहना कि मैं एक बार ग्रैंड मास्टर के बारे में सब कुछ पता कर लूँ तो मैं 7 स्टार सेक्ट में खुद वापस आ जाऊँगा अपनी पनिशमेंट लेने के लिए। ये सुनकर ली उस स्टार बोर्ड रिकॉर्ड को अपने पास रख लेता है। फिर ली यूनतियान से कहता है, ठीक है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मास्टर को ये स्टार बोर्ड रिकॉर्ड वापस कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने से पहले अपने पीछे छोड़े गए सारे सबूतों को मिटा देना चाहिए और अब तुम्हें जाके ग्रैंड मास्टर के बारे में सब कुछ पता करना चाहिए और मैं जाके घोस्ट किलर्स के बारे में सब कुछ पता करूंगा। हम दोनों मिलकर इन लोगों के बारे में पता करेंगे।
ये सुनकर यूनतियान वहाँ से ग्रैंड मास्टर के बारे में सब कुछ पता करने के लिए चला जाता है। फिर ली भी वहाँ से मिंग के साथ गोस्टलर्स के बारे में पता करने के लिए चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें ली और मिंग को दिखाया जाता है जिन्होंने एक बड़े से वाइल्ड बीस्ट का शिकार किया होता है और उसे भून कर वहीं पे बैठ के खा रहे होते हैं। फिर मिंग ली से कहता है ब्रदर ली, क्योंकि आपको अपनी सीनियर ब्रदर की बात पे भरोसा है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो आपसे झूठ बोल सकते हैं। ये सुनकर ली कहता है ब्रदर सीखो, शायद आपको पता नहीं कि सीनियर ब्रदर यूनतियान वुड एम्परर के डिसेंडेंट हैं और वुड एम्परर एक महान वॉरियर थे जिन्होंने वाइल्ड बीस्ट से हमारे स्टार स्काई कॉर्डिनेट को बचाया था। और क्या आपको लगता है कि वुड एम्परर जैसे महान वॉरियर के डिसेंडेंट होने के बाद भी वो कोई बुरा काम कर सकते हैं या वो कोई बुरे इंसान हो सकते हैं? ये सुनकर मिंग कहता है ब्रदर ली, आप काफ़ी ज़्यादा भोले हैं, शायद आपको पता नहीं कि इस दुनिया के इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यंग मास्टर शियाओ को ले लीजिए, उसने भी अपने फ़ायदे के लिए आपसे फाइट की थी। भले ही शियाओ फैमिली स्टार स्काई कॉर्डिनेट के 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कई जनरेशन से हेवनली यंग किंगडम के बॉर्डर की रक्षा की है। और तो शियाओ फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा बकवास क्लैन से आती है जिन्होंने काफ़ी सारे गलत काम किए हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे वाइल्ड बीस्ट और इंसानों में कोई अंतर समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों के दोनों ही ज़मीन और खाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं। जिसमें ली कहता है ब्रदर सीखो, अगर सच कहूँ तो मुझे इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब मैं अपने छोटे से गांव में रहता था तब मेरी दादी और बाकी सब ने मुझे इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं था, इसीलिए मुझे इस सब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तो मेरा सबसे पहला काम है कि मुझे गोस्टलर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता करनी है। ये सुनकर मिंग कहता है ब्रदर ली, क्योंकि अगर आप सच में गोस्टलर्स के बारे में पता करना चाहते हैं तो मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से आप गोस्टलर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टार होल, जो कि 9th हुआ सिटी के अंदर है। स्टार होल से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बस आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप स्टार होल से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ये सुनकर ली कहता है पैसा, अगर मुझे स्टार होल से गोस्टलर्स की इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो इसके लिए मुझे कितने ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी? ये सुनकर मिंग कहता है ब्रदर ली, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कीमती होगी, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इसके लिए काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें काफ़ी सारी हेवनियत की हड्डी को इकट्ठा करना चाहिए और दूसरी तरह की हड्डियों को भी, जिससे कि हम उन्हें सिटी के अंदर बेच के काफ़ी सारे पैसे कमा सकें और हम स्टार होल को उनकी कीमत देकर अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकें उनसे। ये सुनकर ली कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा। हम काफ़ी सारी हेवनियत की हड्डी को इकट्ठा करेंगे जिन्हें बेचकर हम पैसे कमाएंगे और उन पैसों की मदद से स्टार होल से हम गोस्टलर्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी कोठे को दिखाया जाता है इसके अंदर ली और मिंग मजे करने के लिए आए थे। फिर हमें उस कोठे के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उस कोठे के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सबको एक जगह पे बंदी बना के बैठा रखा होता है और उनके पीछे काफ़ी सारे सैनिक खड़े होते हैं और उन सारे लोगों के सामने एक बंदा भी खड़ा होता है। फिर उस बंदे के पास एक सैनिक आकर कहता है जनरल यंग मास्टर को जिसने भी जान से मारा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है उसके पास मेटल एलिमेंट की मर्ज सोल है, और उसने यंग मास्टर को जिस वेपन से मारा है वो एक हैवी स्वॉर्ड है। उसने अपनी हैवी स्वॉर्ड की बस एक ही हमले में यंग मास्टर को जान से मार दिया। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैंने उन सबसे पूछताछ कर ली और इन सबसे पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला है कि इनमें से किसी को भी उस इंसान के बारे में नहीं पता जिसने यंग मास्टर को जान से मारा है। ये सुनकर उस बंदे को, जो कि हेवनली यंग किंगडम का जनरल है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है इन सबको डंजन के अंदर फेंक दो और इन सबसे एक एक करके पूछताछ करो। और वो अपने आप से काफ़ी गुस्से में कहता है आखिर वो कौन है जिसने मेरे बेटे को जान से मारा है? तुम जो भी हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और एक बार मैंने तुम्हें ढूंढ के निकाल लिया तो मैं तुम्हें मौत से भी ज़्यादा बदतर मौत दूंगा। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लियो और मिंग 9th हुआ सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और वो लोग 9th हुआ सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं। फिर उनके अंदर काफ़ी सारी स्टोर्स पे पड़ती है जिनमें काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट के स्पेशल स्टोन बेचे जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दुकानदार के पास जाते हैं। उस दुकानदार के पास जाकर वो उसे अपनी सारी हेवनियत की हड्डी दे देते हैं और उससे कहते हैं कि हम इन्हें बेचना चाहते हैं और वो उसे अपनी कीमत भी बताते हैं। उन लोगों की कीमत सुनकर वो दुकानदार कहता है नहीं, तुम लोग बहुत ज़्यादा कीमत लगा रहे हैं, मैं इतनी कीमत नहीं दे पाऊंगा। उस दुकानदार की बात सुनकर मिंग उससे कहता है तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि हमने तुम्हें जो हेवनियत की हड्डी लाकर दी है वो कितनी ज़्यादा रेयर है और हमने इन्हें ढूंढने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। हमने जो कीमत लगाई है वो बिल्कुल सही कीमत है। अगर तुम ये कीमत नहीं दे सकते हो तो हमें बताओ, हम किसी और के पास जाकर इन्हें बेच देंगे। और मिंग ली को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। उन दोनों को जाते हुए देखकर दुकान का मालिक चिल्लाते हुए कहता है अरे एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं, इसलिए मैं आपकी मुँह मांगी कीमत देने के लिए आपको तैयार हूँ, इसलिए आइए चलकर बैठकर बात करते हैं। फिर वो दुकानदार उनसे सारी हेवनियत की हड्डी खरीद लेता है और उन्हें काफ़ी सारे स्टार स्टोन काट देता है। फिर वो दुकानदार आगे उनसे कहता है वैसे आपके आइटम काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, अगर आपके पास और भी आइटम हो तो आप मुझसे बेच सकते हैं।
मैं आपको आपके आइटम की काफ़ी अच्छी कीमत दूंगा और अगर आपको फ्यूचर में भी कुछ बेचना हो तो आप मेरे पास ही आना, मैं आपको उसकी भी काफ़ी अच्छी कीमत दूंगा। ये सुनकर मिंग हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी हमारे पास काफ़ी सारी कीमती चीज़ें रखी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम उनकी कीमत दे पाओगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं। ये सुनकर ली कहता है, बदल सीखूंगा, अब चलिए बस भी करिए, हम लोगों के पास वैसे ही काफ़ी सारे पैसे आ गए हैं और मिस रुकियांग ने भी मुझे जाने से पहले काफ़ी सारे पैसे दिए थे और मुझे लगता है कि हम इतने पैसों की मदद से स्टार होल के अंदर से घोस्टलेस की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मिंग की बात सुनकर वो दुकान का मालिक हंसते हुए कहता है, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही मैं आपके सामान को खरीद नहीं सकता हूँ लेकिन मैं आपको ऐसे इंसानों से मिलवा सकता हूँ जो आपका सामान खरीद सकते हैं और मैं आपका सामान काफ़ी अच्छे दाम में बिकवा सकता हूँ, बस इसके बदले में मुझे आप थोड़ा सा कमीशन दे दीजिएगा। ये सुनकर ली कहता है, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये सुनकर वो दुकानदार बोलता है, हाँ तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सुनकर ली उससे पूछता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम स्टार होल कैसे पहुँच सकते हैं? स्टार होल का नाम सुनकर वो दुकानदार पूरा हिल जाता है और घबराते हुए कहता है, अगर तुम्हें स्टार होल जाना है तो तुम्हें ईस्ट की साइड सीधा चलते जाना है और 10 मिनट के बाद तुम स्टार होल के पास पहुंच जाओगे। ये सुनकर वो दोनों ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर वो दुकानदार अपने आप से ही कहता है, अच्छा तो इसीलिए ये लोग मुझे इतना सारा सामान बेच रहे थे ताकि ये लोग मुझसे स्टार होल का पता पूछ सकें। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मामूली इंसान नहीं है। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों चलते चलते स्टार होल के सामने पहुंच जाते हैं। फिर मिंग स्टार होल के गेट पे खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, अरे कोई यहाँ पर है क्या? यहाँ पर कस्टमर आए हैं, वो हमारा आकर वेलकम करो। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। फिर कुछ देर के बाद स्टार होल का गेट खुलता है और एक बंदा बाहर आता है जिसने अपने हाथ में काफ़ी सारे स्क्रोल रखे होते हैं और वो मिंग और ली को बिल्कुल इग्नोर करके आगे निकल जाता है। ये देखकर मिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस बंदे के पास जाकर उसे पकड़कर हिलाते हुए कहता है, अरे क्या तू बहरा है? तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो दे। ये सुनकर वो बंदा आपा पापा करने लगता है, मतलब वो बहरा ही नहीं बल्कि गूंगा भी होता है। ये देखकर ली हैरानी से कहता है, ये क्या, ये तो सच में बहरा है? क्या स्टार होल के अंदर काम करने वाले लोग बहरे हैं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? स्टार होल तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आखिर इसके अंदर काम करने वाले लोग बहरे कैसे हो सकते हैं? फिर स्टार होल के अंदर से एक और बंदा बाहर आता है और वो ली की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, इसके लिए मुझे माफ़ करना लेकिन आपको कोई गलतफहमी हो रही है, स्टार होल के लोग बहरे नहीं होते हैं और आपका स्वागत है स्टार होल में और मैं हूँ स्टार होल का मैनेजर और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं समय पे आपका वेलकम करने के लिए नहीं आ पाया और आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। असल में मैं इस समय वॉशरूम में था और मैं अभी भी वॉशरूम से बाहर आया हूँ, इसलिए मैं सीधा यहीं पे चला आया। फिर स्टार होल का मैनेजर ली और मिंग को स्टार होल के अंदर ले आता है और वो लोग स्टार होल के अंदर चलने लगते हैं। चलते चलते ही ली मिंग से धीरे से कहता है, बदस सीखो, क्या आपको लगता है कि किसी इंसान को जानबूझकर बहरा बनाया जा सकता है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक नॉवल में इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन ली की बात स्टार होल का मैनेजर सुन लेता है और वो उसे इस बारे में बताते हुए कहता है, असल में हमारे स्टार होल का काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देकर ही पैसा कमाते हैं, इसीलिए हम लोग अपने स्टार होल के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर को छोड़कर बाकी जितने भी लोगों को काम देते हैं वो ज़्यादातर बहरे या अंधे होते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि वो लोग यहाँ से किसी इन्फॉर्मेशन को चुरा ना पाएं, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन चुराकर बाहर कहीं बेचेंगे तो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। फिर स्टार होल का मैनेजर उन दोनों को अपने ऑफिस में ले जाता है और उनसे कहता है, तो आप लोग किस तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, बताइए मुझे। ये सुनकर ली कहता है, मैं स्टार स्काई कॉन्टिनेंट के 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर वो गायब कैसे हो गई। ये सुनकर स्टार होल का मैनेजर हंसते हुए कहता है, अच्छा आप इस बारे में जानना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको 10,000 स्टार स्टोन देने होंगे। 10,000 स्टार स्टोन का नाम सुनकर मिंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम हमारे साथ कोई बकवास कर रहे हो? तुम तो हमें दिन दहाड़े लूटने की कोशिश कर रहे हो, भला इतनी कीमत कौन लगाता है? ये सुनकर स्टार होल का मैनेजर कहता है, हमने एक बार जिस इन्फॉर्मेशन की जो कीमत लगा दी हम लोग वही कीमत लेते हैं, हम कोई मोल भाव या कम ज्यादा नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्टार होल की इन्फॉर्मेशन पे आप लोग आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इतनी बड़ी कीमत आपसे ले रहे हैं। ये सुनकर ली उसके टेबल पे 10,000 स्टार स्टोन कार्ड पटकते हुए कहता है, ठीक है मुझे मंजूर है, ये लो 10,000 स्टार स्टोन कार्ड। 10,000 स्टार स्टोन कार्ड को देखकर स्टार होल के मैनेजर की आंखें चमकने लगती हैं और वो कहता है, ठीक है हमारी डील रही, कल आकर तुम हमारी स्टार होल से अपनी इन्फॉर्मेशन ले जाना।
ये सुनकर मिंग चिल्लाते हुए कहता है, कल क्यों, हमें आज ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमने तुम्हारी कीमत तुम्हें दे दी ना, फिर आखिर तुम हमें कल का इंतजार क्यों कर पा रहे हो, हमें आज ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर स्टार होल का मैनेजर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हारी दी गई पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तुमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दे सकता हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन देने से पहले मुझे मेरे मास्टर से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, इसीलिए आपको कल तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। ये सुनकर ली कहता, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं कल वापस स्टार हॉल में आऊँगा और मैं कल आकर अपनी इन्फॉर्मेशन तुमसे ले लूँगा। और मुझे तुमसे किसी और के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे तुमसे घोस्ट क्लस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे जानना है कि घोस्ट क्लस की हिस्ट्री क्या है। घोस्ट क्लस का नाम सुनकर स्टार हॉल का मैनेजर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुमने अभी घोस्ट क्लस के बारे में कहा, आखिर तुम्हें इतनी कम एज में घोस्ट क्लस के बारे में कैसे पता है, और क्या तुम्हें सच में घोस्ट क्लस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वैसे घोस्ट क्लस, उसने अभी इतना ही बोला होता है कि वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है, अरे ये मैं क्या कर रहा था, अभी मेरे मुंह से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, इस इन्फॉर्मेशन के बदले तो मुझे काफ़ी सारे स्टार स्टोन कार्ड मिल सकते हैं। स्टार हॉल के मैनेजर को बीच में रुकते हुए देखकर मिंग कहता है, क्या हुआ, तुम बोलते बोलते अचानक से बीच में रुक क्यों गए। इसका मतलब है कि तुम्हें घोस्ट क्लस के बारे में सब कुछ पता है, फिर आखिर तुम हमें घोस्ट क्लस के बारे में बता क्यों नहीं रहे हो। ये सुनकर स्टार हॉल का मैनेजर कहता है, अगर तुम्हें घोस्ट क्लस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसकी कीमत पहले से भी कहीं ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें 1 लाख स्टार स्टोन देने होंगे, और 1 लाख स्टार स्टोन देने के बाद भी मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं दे सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मुझे ये तुम्हें देने से पहले अपने मास्टर इसके बारे में बात करनी होगी। अगर मेरे मास्टर मुझे इसकी परमिशन देंगे तभी मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। ये सुनकर मिंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, 10,000 स्टार स्टोन, क्या तुम हमें लूटना चाहते हो। ये कीमत तो पिछली वाली इन्फॉर्मेशन की कीमत से कहीं ज़्यादा है। क्या सुप्रीम पावर हाउसेस की इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा कीमती है घोस्ट क्लस की इन्फॉर्मेशन, और आखिर हम इतने सारे स्टार स्टोन कार्ड कहाँ से लाएंगे। स्टार हॉल के मैनेजर की बात सुनकर ली कहता, ठीक है मुझे मंजूर है, तुम लोग इन्फॉर्मेशन तैयार करके रखना, कल आकर मैं तुम्हारी कीमत तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर मिंग कहता है, ब्रदर ली तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो इन्हें हमें लूटने दे रहे हैं, ऐसे तो ये हमें लूट कर खा ही जाएंगे। ये सुनकर मिंग वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए कल मेरी इन्फॉर्मेशन तैयार रखना, कल आकर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा और तुम मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन दे देना। फिल्ली और मिंग स्टार हॉल से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद स्टार हॉल का मैनेजर अपने मास्टर के पास जाता है और वो कहता है, मास्टर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर आपको उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है। ये सुनकर उसकी मास्टर, जिसने अपने आप को पर्दे से कवर कर रखा होता है, वो कहती है, नाम ली क्विंग, मास्टर नी वुशंग, जो कि किंग ऑफ फाइटर है, और तो और वो हेवन स्टार सेक्ट का डिसाइपल है, और उसके पास एंशिएंट डिवाइन बॉडी है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि उसमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए इतना सब काफ़ी है। सच कहूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट से भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम ऐसा कह सकते हो कि मुझे उससे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। ये सुनकर स्टार हॉल का मैनेजर कहता है, मास्टर आप कभी भी स्टार हॉल से बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। मास्टर आप तो महान हैं, आपके ज्ञान की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, हमें घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर ली और मिंग ठहरे होते हैं। फिर जांग कोंग ली से कहता है, मास्टर रात के 1 बज चुके हैं, अब आपको सो जाना चाहिए। वैसे भी आप कई दिनों से लगातार भाग रहे हैं, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ये सुनकर ली कहता है, कल मुझे स्टार स्काई कोऑर्डिनेट के 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस के गायब होने का राज पता चलेगा। इस बारे में सोच कर मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। जब मैं अपने छोटे से गांव में रहता था तब मेरी दादी और बाकी सब ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई और काफ़ी सारी स्किल्स सिखाई, जिनकी मदद से मैं आज के समय में स्टार स्काई कोऑर्डिनेट के काफ़ी सारे सुप्रीम पावर हाउसेस से लड़ सकता हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से। और तो और मास्टर और सीनियर ब्रदर फेंगुन की बातें सुनने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं जिन 10 पावरफुल लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ उनका मेरे छोटे गाँव से कोई लेना देना जरूर है। फिल्ली को अचानक से कोई धुन सुनाई देती है, जिसे सुनकर ली कहता है, आखिर ये धुन कैसी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आखिर इतनी देर रात को कौन जितर बजा रहा है। फिल्ली मिंग को उठाता है और उससे कहता है, ब्रदर सीकोंग जरा मेरी बात सुनिए, जरा इस गाने को सुनकर बताइए कि आखिर ये गाना कहाँ से आ रहा है। ये सुनकर मिंग कहता है, क्या कहा, गाना, कैसा गाना, मुझे तो कोई गाना सुनाई नहीं दे रहा है। अरे यार सो जाओ ना जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई और मुझे भी सोने दो। फिर जांग कोंग ली से कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि ये कोई मामूली धुन नहीं है, मुझे लगता है कि इस धुन को बजाने वाला अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल कर रहा है इस धुन को बजाने के लिए, इसीलिए जिस भी कल्टीवेटर की स्टार पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगी वो इसे सुन नहीं पाएगा, और आपकी स्टार पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है इसलिए आप इसे सुन पा रहे हैं। ये सुनकर ली कहता है, इस गाने को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये गाना स्पेशली मेरे लिए बजाया जा रहा हो, कोई मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। फिल्ली उस घर के अंदर से बाहर आ जाता है और अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल करता है और जल्दी से उस जगह पे पहुंच जाता है जहां से वो गाने की आवाज़ आ रही होती है,
और ली उस जगह पे पहुंचने के बाद अपने सामने का नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें ली के सामने का नज़ारा दिखाया जाता है। ली के सामने एक बड़ा सा तालाब होता है, जिसके बीच में घर बना होता है जो हर तरफ से खुला होता है। उस घर के अंदर एक लड़की बैठकर जितर बजा रही होती है। फिर वो लड़की अपनी जितर की मदद से एक बड़ा सा एयर ब्लेड बनाती है, जिससे वो ली पर हमला कर देती है। लेकिन ली उस एयर ब्लेड को डोज कर देता है, लेकिन वो एयर ब्लेड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे ज़मीन में एक बड़ी सी दरार बन गई होती है। फिर वो लड़की ली से कहती है, तुम्हारे सामने जो ये मार्क है ये तुम्हारी बाउंड्री है, अगर तुमने इसे क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उस लड़की की बात सुनकर ली चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हो कौन और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। ये सुनकर वो लड़की ली को उसके बारे में सब कुछ बताते हुए कहती है, तुम्हारा नाम ली क्विनिंग और तुम्हारे माता पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तुम वेस्टलैंड के एक छोटे से गांव में पले बड़े और उस गांव में तुम्हारे पास एक बूढ़ी औरत, एक लंगड़ा आदमी, एक अंधा आदमी, एक शराबी और एक ब्लैक बुल था। और तुम हर दिन जी तोड़ मेहनत करते थे और तुम खुद को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करते थे, जिससे तुम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको। लेकिन एक दिन तुम्हारे गांव पर एक मिस्टीरियस से इंसान ने हमला कर दिया, जिसने तुम्हारे पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। और उस दिन तुमने ये फैसला कर लिया कि जिसने भी तुम्हारे गांव को बर्बाद किया है तुम उससे बदला लोगे। लेकिन तुम उस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, इसीलिए तुम अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अकेले ही सफ़र पे निकल पड़े और तुमने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुली बना लिया। ये सुनकर ली चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है कि तुम करना क्या चाहती हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये सुनकर लड़की कहती, ली कोई नहीं, तुम स्टार स्काई कोऑर्डिनेट के 10 सबसे पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस के बारे में जानना चाहते थे ना। ठीक है, मुझे परमिशन दो, मैं तुम्हें बताती हूँ स्टार स्काई कोऑर्डिनेट के 10 सुप्रीम पावर हाउसेस के बारे में। ली कोइनिंग, तुम्हें हमेशा से लगता था ना कि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो और तुम्हें लगता था कि तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं और तुम उन सबसे ज़्यादा वीक हो। लेकिन ऐसा बस तुम्हें ही लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुमने बचपन से इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ ट्रेनिंग की है। क्या तुम्हें पता है कि जिसे तुम अपनी बूढ़ी दादी कहते हो वो असल में कौन है? वो स्टार स्काई कोऑर्डिनेट की फर्स्ट एम्प्रेस है, मो इशंग। और जिसे तुम अपने लंगड़े दादाजी कहते हो वो जोंग, वो एक डिवाइन थीप है। और जिसे तुम अपने अंधे दादाजी कहते हो वो जी, वो एक डिवाइन आई है। और जिसे तुम अपने बेवड़े दादाजी कहते हो या वो एक डिवाइन हीलर हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जिसे तुम बिग ब्लैक बुल कहते हो, तुम्हें पता है कि वो असल में कौन है? वो सबसे पहला वाइल्ड बीस्ट है जिसने अपने आप को स्टार स्काई लेवल से भी ज़्यादा हायर लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद वो एक सुप्रीम पावर हाउस बन गया और उसे वेस्टलैंड का बुल एम्परर कहा जाने लगा। और आखिरी तुम्हारे मास्टर जो कि सच में किंग ऑफ फाइटर हैं। तुम स्टार स्काई कॉन्टिनेंट के जिन 10 पावरफुल सुप्रीम पावर हाउसेस को ढूंढ रहे हो वो तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही थे। ये सुनकर ली हैरानी से कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी दादी और बाकी सब इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है? ये जानने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि मास्टर ने जब मेरी आई ऑफ वर्ड को देखा तो वो अचानक वहाँ से चले क्यों गए थे। और अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि सीनियर ब्रदर फेंगयून ने जब मेरी टेक्निक को देखा था तब उन्होंने एक ही बार में मेरी टेक्निक को देखकर कैसे पहचान लिया था। इसका मतलब है कि मैं बचपन से लेकर अब तक इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों के साथ रहा हूँ। फिल्ली उस लड़की से बोलता है कि तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? ये सुनकर लड़की बोलती, क्योंकि मुझे तुम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ये जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्टार स्काई कॉन्टिनेंट के 6 सबसे पावरफुल लोगों ने पाला है वो कैसा है। ये सुनकर ली चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हें और क्या पता है मेरे बारे में? ये सुनकर लड़की हंसते हुए कहती, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे तो ये भी पता है कि तुम अभी मुझसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ये सुनकर ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सच में उस लड़की पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उससे कहता है, मुझे अब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुम हो कौन। और ली उस लड़की पे हमला कर देता है और ली का पंच उस लड़की के बिल्कुल चेहरे के पास पहुंच गया होता है। ये देखकर वो लड़की मुस्कुराती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।